हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, BFHS स्टाफ नर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। सो वैकेंसी 250 जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही टाइम बाद आई है। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हों और मैं वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो कि NCLEX बेस्ड हैं, सिनेरियो बेस्ड हैं। ऐसे ही क्वेश्चन BFHS डालता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं डालता वो, ठीक है। दूसरा, इन क्वेश्चंस को बिना स्किप करे देखा करिए ताकि जो क्वेश्चन के अंदर मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और क्वेश्चन के अंदर मैं क्वेश्चन भी बता रही हूँ वो भी आप नोट डाउन कर लो, एक कॉपी पेन ले लिया करो, साथ में लेके बैठा करो। सो 80 क्वेश्चंस कर चुके हैं, उससे पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है और उससे पहले और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो ये सीरीज़ को आप प्रॉपरली देख लीजिए। आई थिंक ये 27th वीडियो है इस सीरीज़ की। तो इतने सारी वीडियोज़ डल चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको। सो आप वीडियोस देख सकते हैं और आप मेरे से बाय कर सकते हैं गोल्डन पॉइंटर्स जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिलेंगे, जिसमें 200 प्लस गोल्डन पॉइंटर्स हैं। हर एक टॉपिक क्लियर किया गया है उसमें, और जो BFHS की ओरिएंटेड ही मैंने गोल्डन पॉइंटर्स बना रखे हैं वो जस्ट आपको 99 रुपीज़ में मिलेंगे। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस PDF लेना चाहते हैं मेरे से तो आप वो ले सकते हैं 199 में, जिसमें आपको बहुत सारे NCLEX बेस्ड ऐसे ही रीजनिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप गोल्डन पॉइंटर्स लेते हैं उनके साथ तो आपको ये दोनों का कॉम्बो 249 रुपीज़ में पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है आप लोगों के लिए। देखो, तैयारी है, अगर आप कोचिंग ही ले सकते हैं ना तो ट्राई करो कि आप PDFs पढ़ो, गोल्डन पॉइंटर्स पढ़ो रोज़, क्योंकि कोचिंग कभी कभी इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता 1000-2000। सो ये आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट अमाउंट है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम लिंक पे मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उस लिंक पे जाके आप मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं और मेरे से बाय कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट हैज़ बीन एडमिटेड विद ड्रेनिंग फुट लीजन, द नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो देखो, एक क्लाइंट आया है, एडमिट हुआ है, उसका जो फुट लीजन है, फुट पे उसकी चोट लगी है, वो ड्रेन कर रहा है। ड्रेनिंग मतलब वहाँ से कुछ निकल रहा है, ठीक है, कोई फ्लूइड। तो नर्स क्या करेगी? अप्लाई ऑल दैट फॉलोइंग, प्लेस द क्लाइंट इन अ रूम विद द नेगेटिव एयर प्रेशर, एडमिट द क्लाइंट टू हर semi private room, admit the client to a private room, posture contact isolation, sign on a door, पोस्टर लगा देंगे, मतलब वियर आएगा यहाँ पे, अ प्रोटेक्टिव गाउन वैली इन अ क्लाइंट्स रूम, और यहाँ पे भी वियर फ्री ग्लव्स व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर। सो देखो, सबसे पहली बात तो हमें उसके नेगेटिव एयर प्रेशर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेमी प्राइवेट रूम में नहीं रखना, प्रॉपर प्राइवेट रूम में रखना है, बिकॉज हमें नहीं पता कि जो उसका लीजन है वो कैसा है, ज़्यादा कंटेमिनेटेड और कंटेजियस तो नहीं है, बाकी लोगों को हो गया। अगर सेमी में रखोगे तो उसके साथ कोई और भी एडमिट होगा, उसको हो जाएगा। तो हम उसको प्रॉपर प्राइवेट रूम में रखेंगे। उसके कमरे के बाहर एक पोस्टर लगाएंगे उसके डोर पे कि ये आइसोलेटेड रूम है, इसके अंदर आपने किसी ने जाना नहीं है बिना परमिशन के, क्योंकि अभी लीजन के साथ वो एडमिट हुआ है। और उसके बाद जब भी हम उसके क्लाइंट के रूम में जाएंगे तो प्रॉपरली प्रोटेक्टिव गाउन सब डाल के जाएंगे, क्योंकि स्कैबीज भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उसको अभी उसका जो वायरस भी हो सकता है उसको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि फैल सकते हैं थ्रू द एयर भी और थ्रू द ड्रॉपलेट और उसके सीरम के साथ कनेक्ट होने पे भी, ठीक है। तो फ्री ग्लव्स नहीं डालने, फ्री मतलब वो जो लूज ग्लव्स नहीं होते वो नहीं, प्रॉपरली वेयर करने हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो 3 ऑप्शंस कौन से हुए? 3, 4, 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ही ऑप्शंस को टिक करना है। नेक्स्ट है, for evaluate the effectiveness of low sodium diet in a patient with hypertension, the nurse should check। so ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई नो बहुत से बच्चों ने अगर आप ऐसे करते हो कि क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस पढ़ के आंसर टिक करते हो, तो आई थिंक मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर जो है गलत करा होगा। तो हम क्या चेक करेंगे? लो सोडियम डाइट देने, अगर हम किसी को लो सोडियम डाइट दे रहे हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? नर्स शुड चेक, नर्स क्या चेक करेगी? सीरम सोडियम लेवल, चेंज इन बॉडी वेट, अपीयरेंस ऑफ एंकल या फिर ब्रेथ साउंड। सो आई नो मोस्टली जो बच्चे हैं उन्होंने क्या टिक किया होगा? सीरम सोडियम लेवल। बट ये क्या है? रॉन्ग। ये हम चेक नहीं करेंगे, ये फिजिशियन चेक करेगा। हम क्या करेंगे कि उसकी बॉडी का जो वेट है वो कम हुआ, क्योंकि अगर किसी को सोडियम डाइट रेस्ट्रिक्ट की गई है इट मीन्स कि उसको वाटर रिटेंशन हो रही है। वाटर रिटेंशन मेक्स एडीमा। सो उस पेशेंट का वेट गेन हुआ होगा, तो नर्स तो यही चेक करेगी ना कि उसका वेट गेन कैसा है, उसकी बॉडी का वेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कहीं बढ़ तो नहीं गया, कहीं कम तो नहीं हो गया। अपीयरेंस ऑफ द एंकल एंड ब्रेथ साउंड, इससे कोई रिलेटेड नहीं
है। The nurse is developing an education plan for a client with hypertension. Which of the following long-term goal would it be the most appropriate for the nurse to emphasize on the client? तो एक नर्स है, एजुकेशन प्लान बना रही है किस पेशेंट के लिए? हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए। तो ऐसा कौन सा लॉन्ग टर्म गोल होगा जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा क्लाइंट के लिए? सो देखो, हाइपरटेंशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी पता है, आपने BFU जिसका पेपर जिसने दे रखा होगा, और मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर कराया उसमें भी क्वेश्चन थे। हाइपरटेंशन को थ्योरेटिकली प्रॉपरली क्लियर करना, इसके जितने हो सके उतने MCQs करना, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्लान होगा? डेवलप अ प्लान टू लिमिट स्ट्रेस, पार्टिसिपेट इन अ वेट रिडक्शन प्रोग्राम, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एज सुन एज द क्लाइंट रिक्वेस्टेड, चेंज पेन मेडिकेशन पीरियोडिकली। सो देखो, जब भी हाइपरटेंशन होता है तो उसका एक रिस्क फैक्टर होता है, दैट इज ओबेसिटी। अगर पर्सन को हम वेट रिडक्शन प्रोग्राम में डाल देंगे, और ये क्या है, हमें यहाँ पे पूछा है लॉन्ग टर्म गोल, तो ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म गोल होगा वो वेट रिडक्शन प्रोग्राम ही होगा। स्ट्रेस तो हमें उसी टाइम खत्म करना है, वो शॉर्ट टर्म गोल है। पेन मेडिकेशन और पेन मेडिकेशन चेंज करना, ये शॉर्ट टर्म गोल है, अगर आप ध्यान से देखोगे पॉइंट्स को, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल एक ही है, अगर हम उसे वेट रिडक्शन प्रोग्राम में डालेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियरिटी लेके आना अपने माइंड में कैसा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, मेरे से PDF ले सकते हैं, बिकॉज यही क्वेश्चंस आएंगे आपके BFUHS में। नेक्स्ट है, क्लाइंट हैज़ जस्ट अंडरगॉन इंसर्शन ऑफ अ सेंट्रल वीनस कैथेटर एट द बेड साइड, अ नर्स वुड बी श्योर टू चेक द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द IV सॉल्यूशन स्टार्टेड टू द लाइन। सो एक क्लाइंट है, उसका अभी अभी इंसर्शन की गई है CV कैथेटर, CV लाइन इंसर्ट की है बेड साइड पे। तो नर्स को श्योर करना है कि जब मैं उसका फ्लो रेट इंक्रीज़ कर रही हूँ तो उसका जो फ्लो रेट इंक्रीज़ करना है वो क्या चेक करके फ्लो रेट इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। उसके कैथेटर डला हुआ है, CV लाइन डली हुई है पेशेंट के, अब उसका जो फ्लो रेट है नर्स को इंक्रीज़ करना है, तो वो क्या देख के इंक्रीज़ करेगी? सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम ऑस्मोलैरिटी, पोर्टल चेस्ट एक्सरे, इनटेक आउटपुट चार्ट। ऑब्वियसली अगर हमने IV सॉल्यूशन का जो फ्लो रेट है वो इंक्रीज़ करना है तो हम देखेंगे उसका पोर्टल चेस्ट एक्सरे। क्यों पोर्टल चेस्ट एक्सरे क्यों देखेंगे? इसमें आपको कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो IV लाइन है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपको लिखा है इंक्रीजिंग द फ्लो रेट बिफोर उससे पहले। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैथेटर कहाँ पे डाला है उन्होंने? बेड साइड पे, प्रोसीजर रूम पे नहीं डाला, कहाँ डाला है? बेड साइड पे ही। तो उसका पोर्टल एक्सरे होना चाहिए उसका फ्लो रेट इंक्रीज करने के लिए। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ऑस्मोलैरिटी, इनटेक आउटपुट चार्ज से ये नहीं तुम्हें पता चलेगा कि तुम फ्लो रेट इंक्रीज कर दोगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि जो फ्लूइड इतना स्लो, जो फ्लूइड हमने इंक्रीज करना है वो प्रॉपरली जा रहा है, कहीं और तो नहीं जा रहा, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? एक्सरे से ही। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक्सरे कराना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है पेशेंट का। नेक्स्ट है, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द 8 feet ladder, a patient is brought to the emergency department. The patient is alert, report back pain and difficulty moving the lower extremities. Which additional observation is an indication to the patient may be experience neurogenic shock? तो शॉक से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक पर्सन है 10 feet की लैडर से गिर गया है, ठीक है, उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आया गया है। उसका जो है पेशेंट जो है अलर्ट है, कॉन्शियस है, उसका बैक पेन हो रहा है और उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वो हिल नहीं रही हैं। तो ऐसी कौन सी एडिशनल ऑब्जर्वेशन जो है पेशेंट की हमें बताएगी कि उसको न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है? कूल एंड पेल स्किन, ब्रेडिकार्डिया, पेलर स्किन टर्गर और इंक्रीज सिस्टोलिक BP। सो देखो, न्यूरोजेनिक का एक सबसे अनोखा जो साइन होता है दैट इज़ ब्रेडिकार्डिया। याद रखना, ब्रेडिकार्डिया सिर्फ किसमें देखने को मिलता है? न्यूरोजेनिक शॉक में, और किसी शॉक में नहीं देखने को मिलता, न्यूरोजेनिक शॉक में ही देखने को मिलता है। कूल एंड पेल स्किन मैंने कल ही आपको बताया था सेप्टिक शॉक में देखने को मिलती है, और कब देखने को मिलती है? अर्ली साइन में देखने को मिलेगी। और वार्म एंड फ्लश्ड स्किन हमें देखने को मिलेगी, कूल एंड पेल स्किन हमें देखने को मिलेगी लेट साइन में, और वार्म एंड फ्लश स्किन हमें देखने को मिलेगी अर्ली साइन में। पुअर सिंटर्गर देखने को मिलेगा जब हमें हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा, जब उसमें वॉल्यूम फ्लूइड जो लेवल है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज सिस्टोलिक BP हमने हाइपरटेंशन इसमें नहीं देखने को मिलता, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ऑप्शन कौन सा सही है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अ क्लाइंट हु हैज़ अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हैज़ अ फ्रैक्चर्ड मैंडिबल, सर्जरी हैज़ बीन परफॉर्म टू इमोबलाइज दिस इंजरी बाय वायरिंग द जॉ इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज द नर्स शुड। तो एक क्लाइंट है, उसका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, उसका जो मैंडिबल है वो फ्रैक्चर हो गया है, तो एक सर्जरी परफॉर्म करी है ताकि जो उसका जो जॉइंट है उसके जो जॉ में, जहाँ मैंडिबल होती है, जॉ की साइड ही होती है ना फेस की नीचे वाली, वहाँ पे वायरिंग की गई है। ठीक है, तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज क्या होगा, नर्स क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी नोजिया वॉमिटिंग, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ओरल हाइजीन, इस्टेब्लिश अ वे फॉर अ क्लाइंट टू कम्युनिकेट। सो देखो ऑब्वियसली उस पेशेंट का मैंडिबल ही हिल गया है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। और इमोबलाइज इंजरी है, इमोबलाइज इंजरी है, जब उसकी वायरिंग कर देंगे तो उसको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि तू अपना मुंह हिला। सबसे पहले तो हमें उसका मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे, क्योंकि अगर पेशेंट को नाक से सांस नहीं आती हमें, तो हम किससे लेते हैं, मुंह से। पर अगर पेशेंट का पेटेंट एयरवे क्लियर नहीं हुआ तो वो नाक से भी सांस नहीं ले पाएगा और मुंह भी हिला नहीं पाएगा। इसलिए हमें ऑलवेज ABC पे जाना है, उसका क्या करेंगे, पेटेंट एयरवे मेंटेन करेंगे ताकि उसको सांस मुंह से लेने में, हाँ, जाए ही ना, वो नाक से ही सांस ले। ठीक है, उसके बाद हम सब कुछ मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर उसका पेटेंट एयरवे क्लियर नहीं हुआ तो वो मुंह से सांस लेगा जिससे उसकी वायरिंग हिल सकती है। इसलिए हमें उसका मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे, बाकी चीज़ें बाद में, कम्युनिकेशन वगैरह बाद में। कम्युनिकेशन कौन सा, उसकी ख़राब हो गई है वो तो जब वायरिंग हट जाएगी ठीक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स नोट्स दैट द क्लाइंट विद acute pancreatitis occasionally experience muscle twitching and jerking. How should the nurse interrupt the significance of these symptoms? तो देखो एक नर्स है, उसने देखा कि एक पेशेंट को acute pancreatitis है और वो उसको क्या आ रहे हैं, मसल ट्विचिंग एंड जर्किंग। तो ये किस चीज़ को सिग्निफिकेंस देता है। सो क्लाइंट में बी डेवलपिंग हाइपोकैल्सीमिया, द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग अ रिएक्शन टू मैप्रिडिन, जो कि पेन किलर होती है, देते हैं। The client has a nutritional imbalance, the client need a muscle relaxant to help him rest. तो ऑलवेज याद रखना, जहाँ आपको टर्शियर साइन दिखे, दैट इज मसल ट्विचिंग एंड जर्किंग, वहाँ पे हमेशा पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया ही होता है, उसका कैल्शियम का लेवल क्या हो गया भाई, गिर गया है, इसीलिए उसकी जो मसल ट्विचिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि कैल्शियम एक आयन है जो कि मसल्स की कंट्रैक्टिबिलिटी, मतलब मसल्स का जो रिस्पॉन्स है उसको मेंटेन करके रखता है। सो अगर वो ही गिर जाएगा तो मसल ट्विचिंग देखने को मिलेगी, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स देखने को मिलेगी और जर्किंग देखने को मिलेगी। सो जहाँ भी ये दिखे तो आप इसको टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोज फॉर क्लाइंट विद हाइपोथायराइडिज्म हु इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको जूम करके देख लेना, सॉरी फॉर दैट। सो एक नर्सिंग डायग्नोज है, क्लाइंट है हाइपोथायरोडिज्म का, थायरॉयड उसके हार्मोन्स जो है कम रिलीज हो रहे हैं, तो कौन सा बनाएंगे। सो क्वेश्चन देख लो आप, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए ऑप्शंस की। सो देखो क्या होगा, कौन सा बनाएंगे हम। रिस्क फॉर इंजरी, कोरोनल अब्रेजन रिलेटेड टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द आईलिड, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल, डेफिशिएंट वॉल्यूम related to diarrhea, activity intolerance related to fatigue associated with the disorder. So देखो इस पेशेंट में क्या होता है, जो हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट होता है, इसमें ना एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मैंने जब भी आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताया मैंने ऑलवेज कहा है कि उस पेशेंट को डिप्रेशन है ना, उस पेशेंट को एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी बहुत रहती है, उसकी जो डेली लाइफ है ना बहुत ज़्यादा ही डिटेरियोरेट हो जाती है। सो इसमें जो है पेशेंट बहुत एक्टिविटी का इंटॉलरेंस होती है रिलेटेड टू फिटीग, उसमें बहुत ढीला बन रहता है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा खाने के बाद सुस्ती आ जाती है, बिकॉज उसका डाइजेशन स्लो होता है, और इस पेशेंट में तो डाइजेशन ही स्लो होता है, तो वो ऑलरेडी फटीग में रहता है। सो इस पेशेंट में एक्टिविटी इंटॉलरेंस देखा जाता है, बाकी चीज़ें भी देखी जाती है बट वो प्रायोरिटी नहीं होंगी, इंक्लूड हम यही करेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ एडिसन्स डिसीज द नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट। सो एक पेशेंट है किस डिसीज़ कंडीशन का, एडिसन्स डिसीज़ कंडीशन का। ठीक है, एडिसन्स डिसीज़ क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड की दिक्कत है। जो एड्रिनल ग्लैंड है, कौन सा एड्रिनल ग्लैंड है, वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं करता हार्मोन, डिक्रीज अमाउंट में करता है, इनसफिशेंट अमाउंट में हार्मोन कॉर्टिजोल एंड समटाइम एल्डोस्टेरोन्स भी बहुत कम अमाउंट में करता है, जो कि हेल्प करते हैं बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट में। ठीक है, सो इस पेशेंट का स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। ऑब्वियसली अगर एडिसन्स डिसीज़ है, उसका फ्लाइट वाला ही उसका हार्मोन नहीं हो रहा, तो वो पेशेंट किस में रहेगा, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में। तो नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी क्लाइंट को, रिमूव। सो ऑप्शन है, रिमूव ऑल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम
daily life, use relaxation techniques such as music, take anti-anxiety drugs daily, avoid discussing stressful events. So देखो इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बताओगे नीचे. बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है, कुछ इतना डिफिकल्ट आंसर नहीं. अगर आपको डिसीज़ कंडीशन पता है तो आप इजीली आंसर इसका बता दोगे. एडिसन डिसीज़ क्या है, उसका फाइट एंड फ्लाइट वाला जो हार्मोन है वो कम रिलीज़ हो रहा है. तो इनमें से ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन तुम क्लाइंट को दोगे ताकि जो उसका स्ट्रेस है वो मैनेज हो जाए. तो ये देखो, ये चारों मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो इसका ऑप्शन मुझे करेक्ट करो. जिसका ऑप्शन सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो. कल हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. मैं कराती रहूँगी जब तक आपका पेपर नहीं होता. पिछले तो हो ही गए हैं. सो गोल्डन पॉइंटर्स लेने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम के लिंक पे आके विजिट करके 99 रुपीज़ में ले सकते हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल है. और ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF आप मेरे से ले सकते हैं 199 रुपीज़ में. और अगर आप मेरे से दोनों चीज़ें लेते हैं तो आपको 249 के पड़ेंगे, जो कि डिस्काउंट है, ऑफ़र है आपके लिए. सो आप ले सकते हैं, जिसके साथ साथ मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूँगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो. अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियो. आप लाइक करते रहिए ताकि मैं रोज़ वीडियोज़ डालती रहूँ, मेरे को इंकरेजमेंट मिलती रहे. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू हार्ड वर्क.